क्लास 9th साइंस के अंतर्गत एक चैप्टर है 4th परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे थॉम्सन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसमें किस प्रकार से थॉम्सन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या चीज़ें कही, कौन सी चीज़ें उन्होंने बताने का प्रयास किया था और उससे आगे के खोजों को कितना बल मिला था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने खोजें होती हैं, उसके बाद नई खोज हो जाती है तो नया पता लगता है, परंतु पुरानी खोजों से एक नए का आधार ज़रूर बनता है कि नई खोज करने के लिए पुरानी चीज़ों का मदद ज़रूर लिया जाता है। जैसे आज की टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें आती रहती हैं तो पुरानी दब नहीं जाती हैं बल्कि वो आधार बनती हैं। तो ठीक है, थॉम्सन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। परमाणु की संरचना जो लेसन है। परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? एक छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले डाल्टन का एक सिद्धांत उन्होंने दिया था। डाल्टन के सिद्धांत में क्या कहा था कि इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। क्या कहा था? परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, और अविनाशी है जिसका नाश नहीं किया जा सकता। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो है भिन्न भिन्न अपने अपने मॉडल जिसमें दिए थे। उनने कहा किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं उनमें कैसा आवेश है, धन आवेश है, ऋण आवेश। जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन में धन आवेश होता है। तो एक परमाणु के नाभिक में ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इसके लिए फिर मॉडल आते गए। ठीक है, तो एक मॉडल है जे थॉम्सन ने अपना मॉडल क्या दिया। देखिए थॉम्सन का मॉडल क्या था। थॉम्सन का एक चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, मॉडल का एक चित्र है। इसमें जो रेड वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है और अन्य बॉडी जो है पीली वाली वो धनात्मक गोला, वो ये समझिए कि प्रोटॉन को दर्शा रहा है। तो थॉम्सन ने क्या कहा था, तो इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह क्रिसमस केक की तरह धसे पड़े हैं। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र में ये क्रिसमस केक जो होता है उसमें सूखे मेवे जो लगे रहते हैं अंदर, तो उसका संरचना यहाँ पर बनाई है। तो थॉम्सन ने इसी में अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था। तो सूखे मेवे की तरह उसके क्या है, इलेक्ट्रॉन है और उसकी पूरी बॉडी क्या है, धनात्मक गोला है, वो धनात्मक है। परमाणु का धनावेशित गोले के समान होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे रहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का जो परिमाण होता है वो बराबर होता है, इसलिए परमाणु जो है विद्युत उदासीन होता है, ये उन्होंने कहा था। बाद में क्या हुआ, थॉम्सन के परमाणु मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की जो व्याख्या की गई है, तो परंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों में जो परिणाम निकले तो इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। मतलब ये समझिए कि ये मॉडल ने आधार तो दे दिया परंतु उसकी व्याख्या पूरी नहीं हो पाई। अब उसके बाद फिर दूसरे वैज्ञानिक हैं रदरफोर्ड उन्होंने अपने एक मॉडल उन्होंने भी दिया। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, उसमें उन्होंने क्या लिया, तीव्र गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया और सोने की पन्नी पर अल्फा कणों को टकराने पर क्या परिणाम निकले। देखिए क्या किया, एक बार फिर समझिए। ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। इसमें जो कण दिख रहे हैं ये गोल गोल, यह सोने की पन्नी के छोटे छोटे कण हैं। मतलब जो सोना है, सोना जिन कणों से बना है वो कण यहाँ पर बड़े रूप में दिखाए गए हैं। ठीक है, अब ये कण में देखो, हर कण में बीच में एक केंद्रक है। जो भी आप गोला देख रहे हैं, गोला एक कण है, उसके बीच में एक केंद्रक है। केंद्रक मतलब उसका बीच का जो भाग है। अब सोने की पतली पन्नी में जब अल्फा कण उसमें टकराए गए, आप देख रहे हैं तीर के निशान से अल्फा कण टकराए और ये सीधे कुछ कण आगे चले गए और कुछ कण ये फिर आगे चले गए और कुछ कण देख रहे हैं आप
ये यहाँ से टकरा के वापस आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए ये कण वापस आ जा रहा है और कुछ कण तिरछे चले गए। यहाँ देखिए कुछ कण अपना रास्ता थोड़ा बदल दे रहे हैं। तो इससे उन्होंने एक थ्योरी दी फिर, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि तीव्र गति से चल रहे अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके सीधे निकल गए, ठीक है, कुछ तो निकल गए। तो इससे ये लग रहा है कि खोखला है, कुछ नहीं है। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण में विक्षेपित हो गए, थोड़ा सा विक्षेपित हो गए, मतलब हल्का सा टेढ़े हो गए, ये समझिए। टेढ़े होने का मतलब वो कहीं ना कहीं हल्का सा टच कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है। कुछ अल्फा कण पन्नी द्वारा बहुत छोटे कोण में विक्षेपित हो गए, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। तो प्रत्येक बारजार कणों में से एक कण वापस आ गया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में पूर्ण धनावेशित भाग है और द्रव्यमान एक छोटे से गोले में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, ठीक है। अब जो कण टकरा के वापस आया, वो उससे ये पता लगा कि किसी परमाणु में एक नाभिक भी कोई चीज़ है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक के जो त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10⁵ गुनी छोटी है। इस आधार पर उन्होंने परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल है प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो इस तरह से नाभिक के चारों ओर प्राय काफ़ी रिक्त स्थान रहता है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर नाभिक जो बिंदु है उसके चारों ओर बहुत सारा नाभिक बहुत छोटा है। तो इस रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये जो बीच का बिंदु है नाभिक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से उत्पन्न अपकेंद्री बल इनके तथा नाभिक के बीच आकर्षण बल से भी संतुलित रहते हैं। नाभिक के कोई भी इलेक्ट्रॉन, नाभिक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तथा यह सदैव धनावेशित होता है। नाभिक के प्रत्येक कण आवेश को संतुलित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻³ से 10⁻12 सेंटीमीटर, परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻8 सेंटीमीटर तथा इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगभग 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। मतलब ये बहुत छोटी संरचना है, इसमें ये मॉडल उन्होंने दिया। अब उसके बाद रदरफोर्ड के जो मॉडल जो दिया इन्होंने, उसमें बहुत सी कमियां भी बाद में आती हैं, क्योंकि नई नई खोजें जब होती हैं तो बहुत कमियां आती हैं। उन्होंने कहा कि भाई अल्फा कण जब टकराने के बाद कुछ तो सीधे चले गए, कुछ हल्के से विक्षेपित हो गए और कुछ बीच जो नाभिक से टकराए वो वापस आ गए। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो भार है वो नाभिक में है। नाभिक जो है हमेशा पॉजिटिव होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो उसमें क्या दोष निकला, देखिए, इलेक्ट्रॉन ऋणांशित होता है, अतः नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने पर विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होगी, जिससे ऊर्जा की क्षति होगी तथा इलेक्ट्रॉन की गति कम हो जाएगी और कक्षा छोटी होती जाएगी। अंत में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर जाएगा। मतलब जैसे आप एक गोल ऐसे घुमाते हैं, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा हो जाता है। इस तरह से जो गोला है, जो इलेक्ट्रॉनों का गोला है, वो कम हो जाएगा। लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव है और पॉजिटिव उसके नाभिक है, वो टकरा कर गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड ने कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की थी, ठीक है। आज आप पढ़ते हैं कक्षा में हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये आप पढ़ते हैं कि प्रथम में कितने, द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये निश्चित है। पहले ये निश्चित नहीं था। इलेक्ट्रॉन को लगातार ऊर्जा के समान विकिरण से सतत स्पेक्ट्रम उससे प्राप्त होना चाहिए, और लेकिन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल संतोषजनक नहीं है। तो यहाँ पर ये परमाणु मॉडल जो है इसका ये फेल हो गया। ठीक है, आज के लिए।